1 जुलाई जयपुर का वो दिन जिस दिन हजारों पशुपालक और डीएनटी समाज आज भी नहीं भूल पाया है। सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। अचानक लाठियां चलनी शुरू हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोगों को पकड़कर लाठियों से मारा गया और हिरासत में लिया गया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज भी सवाल वही है, आखिर उस दिन समाज को क्या मिला? सिर्फ लाठियां, आंसू गैस के गोले? लाल जी को तो कहीं कोई राजनीतिक पार्टी फंड कर रही है। हाँ, ये भी जैसे नैरेटिव जो बनाते हैं लोग, कहाँ से पैसा आया, तो कोई किसी को फंडिंग नहीं करता है। बीजेपी और कांग्रेस के बाइकआउट की आप बात करते हैं, लोहार समाज है या बंजारा समाज है या ड्रबारी समाज है, ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है। हमारे साथ चीटिंग किया गया है, एक भी मुद्दे के ऊपर काम नहीं किया। साझा मोर्चा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तब हमने डिसाइड किया कि भाई ये अहंकारी सरकार है, इसको शायद सरकार को इन समाजों की पड़ी नहीं है। क्या पूरे राजस्थान में पंचायती राज में आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे? क्योंकि सरकार ने हम पे लाठी की चोट पहुंचाई है। लाठी आलोचना की गई, आपकी बहुत सारे कमेंट्स आए। हमारे भी बच्चे उस एग्जाम में सफर किया, लेकिन सबसे पहले जाने वाला ही सबसे बड़ी रिस्क लेता है। राम राम शाह, अभी मैं हूँ जयपुर में लालजी रायका के साथ में, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और आज विशेष मुद्दों पर बातचीत होगी, विशेष सवालों पर बातचीत होगी जो शायद आपके मन में भी उठ रहे हैं, शायद मेरे मन में भी उठ रहे हैं, शायद सबके मन में उठ रहे हैं। 1 तारीख को जो आंदोलन हुआ, सरकार ने उसको हाईजैक कर लिया था। उसके बाद में कल रणनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में वोट की चोट पर जो बीजेपी और कांग्रेस को बाइकआउट करने की बातें चली और साझा मोर्चा नाम से एक नया मोर्चा इन्होंने लॉन्च किया कि जो पंचायती राज चुनाव में हम लोग अपने उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। इन सब मुद्दों पे बातचीत होगी। तो सबसे पहले तो लाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि साझा मोर्चा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मैं साझा मोर्चा बनाऊँ? करण, आपने 1 तारीख को देखा कि 1 तारीख को इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा डीएनटी का आंदोलन जयपुर में हुआ। बिल्कुल। जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल। ये आंदोलन जन आंदोलन था। जन आंदोलन उसको कहते हैं जिसमें खुद पैसा लगा के लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझ के आते हैं कि हमें हक और अधिकार चाहिए। बिल्कुल। नंबर 2, ये जो आंदोलन किसी एक समाज का नहीं था, ये कास्ट का आंदोलन नहीं था, ये क्लास का आंदोलन था। क्लास का, बिल्कुल। क्लास के आंदोलन में 52 समाज वहाँ पे इकट्ठे हुए। 52 समाजों के अतिरिक्त ओबीसी के लीडर्स भी वहाँ पे आए और पूरे देश से डीएनटी के लीडर आए। तो ये बहुत विशाल आंदोलन था। ये जो आंदोलन की संख्या को देखते हुए और उसके कंपोजिशन को देखते हुए ये बहुत ही सफल आंदोलन। बिल्कुल। लेकिन जो शाम को हुआ, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई हम आंदोलन करेंगे, सरकार से बातचीत होगी, कोई समाधान निकलेगा इतनी संख्या को देखते हुए। पर सरकार ने विपरीत सोचा। अच्छा। कि भाई इस आंदोलन को हमें दमन करना है, कुचलना है। इसलिए 5:30-6 बजे के करीब जब सब लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, उन्होंने पथराव शुरू किया भीड़ के ऊपर, डंडे चालू किए, आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस के गोलों से लोग अफरा तफरी मच गई और लोग वापस टेंट में आए। बिल्कुल। टेंट में आने के बाद में उन्होंने एक पूरी फोर्स उन्होंने भेजी, जिन्होंने हमारे महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर और जो भी हमारे इवन बच्चों तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उनको लाठियां बरसाई उनके ऊपर, उनको बुरी तरह से पिटाई की और उन सबको जगह जगह पे उन्होंने दमन किया। सभी हमारे जो नेता थे, जैसे मुझे भी जेल लेके गए, पारस भाई को भी बहुत मारा। हमारे एक जिलाध्यक्ष हैं बाबू, उसका भी आप वीडियो देखिए, उन्होंने रोड पे उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा। और लास्ट में मुझे और रतन जी को उन्होंने नज़रबंद बनाया और 4 तारीख को छोड़ा। तो ये सरकार का दमन हुआ। उसके बाद सरकार ने बोला कि 9 तारीख को बातचीत करेंगे। फिर सरकार पलट गई कि 9 तारीख की उनके इंटरनल डिस्कशन है, तो सरकार से कोई बातचीत आंदोलन के बाद नहीं हुई। तब हमने डिसाइड किया कि भाई ये अहंकारी सरकार है, इसको शायद सरकार को इन समाजों की पड़ी नहीं है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि आप कुछ भी कर लो, हम आपका दमन करेंगे लेकिन आपको अधिकार नहीं देंगे। इसीलिए हमने ये 25 तारीख को रणनीति मीटिंग की कल और एक साझा मोर्चा बनाया। बिल्कुल। साझा मोर्चा में दोस्त प्लस पैटर्न पे हमने पूरा मोर्चा बनाया। D for DNT, O for वंचित OBC, S for वंचित SC, T for वंचित ST। प्लस का मतलब कोई भी समाज जो हमारे इन मांगों को सपोर्ट करता है, जो हमारे आंदोलन को सपोर्ट करता है।
तो ये साझा मोर्चा आप देखेंगे तो एक तरह से सर्व समाज का मोर्चा हो गया, और इस मोर्चे में वो लोग हमारे साथ में आएंगे जो बदलाव चाहिए, जिन्हें वर्तमान सिस्टम से संतुष्टि नहीं है, जो चाहते हैं कि नया राजस्थान बनाया जाए, जो चाहते हैं कि इन समाजों के साथ न्याय हो, और जो चाहते हैं कि नए जमाने के अनुसार नई सरकार हो, वो साझा उम्मीदवार में आएंगे। साझा जो मोर्चा है उसके लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जैसा आपने बताया था कि वोट की चोट पे कांग्रेस और बीजेपी को बाइकआउट करते हुए हम लोग 5 अगस्त से हर तहसील स्तर पे आंदोलन शुरू कर रहे हैं। पहले भी आपने जिलेवार आंदोलन शुरू किया, अब तहसीलवार स्तर कर रहे हैं, और उसके बाद में 1 जनवरी को बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो क्या रूपरेखा है और इस आंदोलन को किस प्रकार से करेंगे? तो अभी जो हमारी रणनीति है वो 2 तरफा है। एक, क्योंकि पंचायत इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए वोट की चोट, वोट के माध्यम से सरकार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालेंगे, क्योंकि सरकार ने हम पे लाठी की चोट पहुंचाई है। लाठी की चोट तो हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वोट हमारा अधिकार है, वोट से उनकी चोट पहुंचाएंगे। नंबर 2 है, खाली ये नहीं है कि वोट की चोट करके हमें कोई बदला लेना है। हमारा वोट को चोट का मतलब ये है कि जो सरकार है उसने जनता को कभी संवाद के जैसे संघर्ष में धकेला है। अच्छा। इसलिए हम लोग उस तरह की सरकार हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल। नंबर 2 ये है, ये तो एक रणनीति हुई कि वोट के माध्यम से उनको चोट करना, नॉट ओनली चोट बल्कि हमारे कैंडिडेट उनको जिता के लेके आने, एक अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी है। वर्तमान व्यवस्था की जगह एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी है जो न्याय में, जो अपने विकास में और जो अपने भागीदारी के ऊपर विश्वास करती है। इसके 2 इम्पोर्टेंट और भी हमने जो एस्पेक्ट है जिस पे साझा मोर्चा बना और ये अभी आंदोलन आगे चलेगा, एक है रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है रिजर्वेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि भाई लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सभी समाजों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे हमने एक जस्ट बेसिक इक्वेशन निकाला कि भाई राजस्थान में 5 करोड़ 44 लाख वोट हैं और 200 MLA हैं, तो 2.5 लाख जिसका भी वोट है उसका एक MLA बनना चाहिए। लेकिन आज आप देखोगे 75 to 80 समाज ऐसे हैं, 80% समाज ऐसे हैं जिनका आज़ादी से बाद से अभी तक कोई MLA नहीं है। हालांकि उनके 10 लाख वोट भी हैं, 15 लाख वोट भी हैं, जोगी समाज देखिए उसके 25 लाख वोट हैं, लेकिन आज तक कोई MLA नहीं बना। इसलिए सभी समाजों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। नंबर 2 रिजर्वेशन। अभी रिजर्वेशन ब्लॉक में है, तो जो हर एक कैटेगरी में एक वंचित वर्ग है उसको रिजर्वेशन का कभी फ़ायदा मिला नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि भाई रिजर्वेशन का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, A, B और C होना चाहिए। तो हमारे हमने भी वही रखा है कि भाई A, B, C करेंगे। A में DNT आएगा, B में दस्तकार आएगा और C में जो कृषक ग्रुप आएगा, तभी सभी को न्याय मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, बेटर ऑफ कम्युनिटीज़ को सारा बेनिफिट मिलेगा, बाकी के लोगों को मिलेगा। आपने साझा मोर्चा बनाया, बीजेपी और कांग्रेस के बाइकआउट की आप बात करते हैं। जो DNT में लोहार समाज है या बंजारा समाज है या ड्रबारी समाज है, ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है, तो किस प्रकार से देखते हैं, और जो बीजेपी का बाइकआउट क्यों कर रहे हैं या फिर कांग्रेस का बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये आपकी बात सही है कि जो जैसे देवासी रायका रेवारी समाज, बंजारा समाज, गाड़िया लोहार समाज, जोगी समाज और बहुत सारे दूसरे समाज भी बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं और आंख बंद करके हमने सबको वोट दिया है। बिल्कुल। ओके। लेकिन जब हमने बालराई आंदोलन किया, उसके बाद सरकार से बातचीत हुई, तब तक हमें उनके पार्टी पे भी विश्वास था, गवर्नमेंट पे भी विश्वास था कि अभी हमारी बात सुनी जाएगी। 5 तारीख को जो वार्ताएं हुई उसमें जिस तरह से डिस्कशन हुआ, उससे भी हमें लगा विश्वास और बढ़ा कि अभी हमारी बात सुनी जाएगी। शायद सरकार हमारे लिए सहानुभूति रखती है, हमारे लिए काम करना चाहती है। लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई। सरकार ने उन समाधान ढूंढने की जगह दमन की नीति अपनाई, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, जेल लेके गए, हाई कोर्ट से हम बेल करवा के लेके आए। फिर उसके बाद में 3 महीने का उन्होंने समय दिया। 3 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी कोई बातचीत नहीं। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो एक तो उन्होंने झूठ बोला कि भाई हम 3 महीने के बाद बात करेंगे, 3 महीने के बाद कोई बातचीत नहीं। नंबर 2 वादा खिलाफी की।
नंबर 3, हमने जब ये आंदोलन की घोषणा की, जेल भरो आंदोलन 30 जिलों में किया, 21,000 किलोमीटर की यात्रा करके जब जयपुर आए, तब पुलिस ने के माध्यम से एसीएस से जो मीटिंग हुई, एसीएस की मीटिंग में जो जिस तरह से हमने देखा, उस दिन हमें लग गया कि बिल्कुल हमारे साथ धोखा किया गया है, हमारे साथ चीटिंग किया गया है। सरकार ने एक भी मुद्दे के ऊपर काम नहीं किया, एक भी मुद्दे पे काम नहीं किया। पूरे डिपार्टमेंट का रिव्यू हुआ, उस दिन से हमारा विश्वास उस पर हट गया। और जिस दिन हमारे ऊपर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, हमारे लोगों को घायल किया, और जिस तरह से हमारे लोग आक्रोशित गए हैं, उस दिन से हमारा पूरा विश्वास खत्म हो गया इन समाजों का। इसलिए आज के दिन में बीजेपी पे हमारा 0 कॉन्फिडेंस है, और ये हमें लग रहा है कि ये पार्टी ने हमारे साथ चीटिंग किया, धोखा किया, वादा खिलाफी किया। इस पार्टी का हमारे समाजों के विकास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह से बायकॉट करेंगे। और कांग्रेस का? कांग्रेस ने जैसे 1 तारीख का आंदोलन देखें या उससे 12 के आंदोलन देखें, उस वक्त उन्होंने जस्ट सहानुभूति जताने के लिए ट्वीट किए थे, भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं। विधानसभा में कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इनकी मांगों को हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इन लोगों के हम लोग साथ में खड़े हैं। तो खाली ट्वीट तक सीमित रह गए। तो इसका मतलब ये लगता है कि उनको भी हमारी समस्याओं के बारे में ज़्यादा पड़ी नहीं है। अभी आपने जो साझा मोर्चा बनाया, क्या पूरे राजस्थान में पंचायती राज में आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे, या उम्मीदवार उतारेंगे तो उनकी क्या आधारशिला रहेगी, और आप कितनी उम्मीद रखते हैं कि इतने उम्मीदवार हम लोग जिताएंगे? अभी प्लान तो पूरे राजस्थान का है। उसमें हमारी एक साझा मोर्चा समिति बनेगी, वो कैंडिडेट का सिलेक्शन करेगी। हम कैंडिडेट को इनवाइट भी कर रहे हैं कि जो इंटरेस्टेड हैं वो हमें एप्लीकेशन भेजें, और उस एप्लीकेशन में हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ, DNT संघर्ष समिति, OBC समिति, ये सारे मिलके एक साझा मोर्चा बनाएंगे, और उस मोर्चे की जो समिति स्क्रीनिंग करके सिलेक्शन करेगी और उसको साझा उम्मीदवार घोषित करेंगे। आने वाले टाइम में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, उस समय साझा मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी, या फिर कोई नई पार्टी का गठन होगा, या साझा मोर्चे के जरिए किसी को समर्थन देंगे, या फिर अपने उम्मीदवार उतारेंगे? ये पंचायत इलेक्शन में के बाद हम लोग एक बार फिर रिव्यू मीटिंग करेंगे, समीक्षा मीटिंग करेंगे, और उसमें जितने भी हमारे जीते हुए कैंडिडेट सबको बुलाएंगे, सबकी राय लेंगे, पूरे समाज की राय लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ये रणनीति घोषित करेंगे कि हमें आगे कैसे जाना है। अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, आप भी गए थे, जैन जी का आपने समर्थन की पोस्ट डाली थी, उसके बाद में युवाओं में आलोचना की गई, आपकी बहुत सारे कमेंट्स आए, तो उसको किस प्रकार से देखते हैं, और जो अभी के जैन जी है वो आपको इस आंदोलन में किस प्रकार से सपोर्ट करें, क्या अपील रहेगी? जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, उसका जो मेन इश्यू ये था कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नीट की परीक्षा दी और वो पेपर लीक हो गया, तो जिन्होंने मेहनत की उनके सब पानी फिर गया, और 20 छात्रों ने सुसाइड भी किया। छात्र का मतलब कोई अलग से नहीं है, हम भी सोसाइटी के पार्ट। सही है। हमारे भी बच्चे उस एग्जाम में सफ़र किया, और हर समाज, जितने भी DNT समाज है, OBC जो भी समाज है, यहाँ पे कोई समाज नहीं आता है, छात्र का कोई समाज नहीं होता है। इसलिए उन छात्रों को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने उन छात्रों को सपोर्ट किया। नंबर 2, जो हमारा 1 तारीख को दमन हुआ, उस दमन की भी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग वहाँ पे गए। तो अब मेरा भाषण देखेंगे, दोनों पॉइंट्स हमने रेज किया। तीसरा हमने ये भी किया, आप लास्ट मेरा पैरा देखना, क्योंकि मैं वहाँ माहौल देख के समझ गया था कि ये जो एजुकेशन मिनिस्टर पक्का जाएगा, क्योंकि जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे थे। लास्ट में मैंने ये बोला भी कि धर्मेंद्र प्रधान जरूर रिजाइन करेगा, और आपने देखा 2 दिन पहले उसने किया, कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे जिन्होंने ट्वीट किया कि आपने ये गलत किया, मैं वो उनकी नाराज़गी समझ सकता हूँ, और उनकी नाराज़गी से मैं नाराज़ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें बीजेपी का एक नैरेटिव काम कर रहा था। सही बात। तो उन लोगों को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये कहा कि देश विरोधी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, और चाइनीज एजेंट हैं। लेकिन बाद में जब उनको समझ में आया, आज बीजेपी के नेता ही सोनम वांगचुक को जूस पिला करके उनका
अनशन तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। आधी रात को उठ के प्रधानमंत्री बोल रहा है, जैन जी से बातचीत करने के लिए बोल रहा है, और पूरे देश में ये छात्र आंदोलन फैला, युवाओं को आंदोलन फैला। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, और जो सरकार सोचती थी हम कुछ नहीं करेंगे और ये अहंकार था सरकार में, उस सरकार को, उस मंत्री का इस्तीफा उनको देना पड़ा। ये आवाज़ की सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। यदि हम गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, यदि हम किसी विचारधारा से बंधे रहेंगे, यदि हमें ये जो हमारे जो बच्चों ने किया, मैं उनका दोष नहीं मानता, उनको फीड किया गया कि जैसे जो उनकी जो इन्फ्लुएंसर, उनकी जो टीम होती है ना, पेड टीम होती है बीजेपी की, वो उनको फीड करती है कि कौन कौन से पॉइंट आपको उठाना है। सही। तो मैंने वो सारे जो जितने भी पॉइंट थे ना, सब मैंने पढ़े, और मुझे उनमें सब में कॉमन लगा कि वही बात आ रही है। सही बात है। तो किसी ने अपना दिमाग लगाया नहीं कि भाई ये लॉजिक है, ये क्या है, सही है, गलत है। जो विचारों को भेजा गया उन्होंने वो पोस्ट कर दिया। अभी बहुत सारे लोगों को फील हो रहा है कि नहीं, हमने सही नहीं किया, आप जो बोल रहे थे वो सही था, क्योंकि हमने भांप लिया था उसी दिन। और दूसरा कारण मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने समाज को मुख्य धारा से अलग थलग नहीं करना है। सही बात है। कई लोग सोचते हैं यार हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो डीएनटी चलाना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम भी देश के भाग हैं, हम भी मुख्य धारा के भाग हैं, और हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारी भी आवाज़ उठेगी। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारी भी नीड देते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज़ उठाना है। इसलिए समाज की तरफ से, डीएनटी की तरफ से, और पूरे एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ से हमने वो आवाज़ उठाई। बिल्कुल। आप जैन जी आंदोलन में गए, सबसे पहले गए, उसके बाद में राजस्थान से और भी कई नेता गए, और जैन जी का आंदोलन सफल भी हुआ। लेकिन आपका जो आंदोलन चल रहा है उसमें जैन जी आपको कैसे सपोर्ट करें, उनके लिए क्या अपील है? हाँ, अभी जैन जी हमारे सपोर्ट में है पूरा, और नॉट ओनली हमारी जो कम्युनिटी, बाकी कम्युनिटी के जैन जी भी सपोर्ट में हैं कि हमने उनका मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया। उसके बाद हनुमान बेनीवाल भी गए, रविंद्र भाटी भी गए, बाकी अभी कांग्रेस के लीडर्स भी सब जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जाने वाला ही सबसे बड़ी रिस्क लेता है। सबसे पहले हम लोग गए। ओके, तो जैन जी हमारे साथ है, युवा हमारे साथ हैं। आज का युवा बहुत पढ़ा लिखा समझदार है, इसलिए वो सब मुद्दों को समझना चाहता है, और देश हो चाहे समाज हो, हर मुद्दे में अपनी भागीदारी निभाना चाहता है। हमारे साथ वो ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार 30 दिन आंदोलन चले, उसके बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लाल जी को तो कहीं कोई राजनीतिक पार्टी फंड कर रही है या कोई नेता फंड कर रहा है ताकि वो बीजेपी के कोर वोटर तोड़े। तो इसको आप कैसे देखते हैं, या फिर ये जो आंदोलन चल रहे हैं तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस प्रकार से मैनेज हो रहा है? हाँ, ये भी जैसे नैरेटिव जो बनाते हैं लोग, भाई हमने 30 आंदोलन किए, इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, तो कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे खर्च किया। मैं इस सब को बता देना चाहता हूँ, कोई किसी को फंडिंग नहीं करता है। ये आंदोलन हमारा था। जैसे जिस जिले में हमने आंदोलन किया, हमारी जिला टीम ने पूरा सारा प्रबंध किया, उस पर हमने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सेकेंडली, जो हमारा सेंट्रलाइज आंदोलन हुआ, हमारे समाज की तरफ से डोनेशन आया, और हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने वो सारा मैनेज किया। तो ना तो हमें किसी की फंडिंग की ज़रूरत है, ना किसी की हम लोग फंडिंग लेंगे। हमारे लिए हमारा समाज है, हमारे लिए हमारा डीएनटी समाज है, और यदि ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जेब से करेंगे, लेकिन हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए। अभी तक जितने आंदोलन हुए, या 1 जुलाई को जो जयपुर में, उसके बाद में सरकार का क्या रुख है, क्या कुछ बातें हुई है, या फिर कोई रुख आपको इसके बारे में पता? सरकार का रुख वही है, अहंकारी रुख है। पहले उन्होंने बोला, झूठ पे झूठ बोल रही है सरकार, मिनिस्टर भी झूठ बोल रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है। अविनाश गहलोत ने बोला 3 महीने के बाद बात करेंगे, आज तक अविनाश गहलोत का कोई स्टेटमेंट नहीं है, और कभी अखबारों में दे रहे हैं, कभी वो दे रहे हैं। तो मिनिस्टर ने बिल्कुल झूठा बात कही। सरकार भी उसी झूठ की पत्ती पे चल रहा है कि 9 तारीख को बातचीत करेंगे, 9 तारीख को नहीं हुई। उसके बाद रिव्यू मीटिंग क्या हुआ पता नहीं है, आज तक भी कोई उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं। जो साझा मोर्चा आपने बनाया है, वो सिर्फ डीएनटी समाज या जो वंचित जो आपके साथ है उन्हीं का समर्थन करता है, या फिर जो उस टाइम कोई जनरल कास्ट का कोई चुनाव लड़ता है तो उसको अगर समर्थन करेगा या नहीं करेगा, या करेगा तो किस मुद्दों या किस आधार पर करेगा? इसलिए हमने साझा मोर्चा को दोस्त प्लस रखा है। प्लस का मतलब एनी कम्युनिटी, कोई भी दूसरी कम्युनिटी जो हमारी कोच को सपोर्ट करती है, हम लोग भी उनको सपोर्ट वहाँ पे करेंगे। तो साझा मोर्चा कोई कुछ ही कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, ये सर्व समाज का मोर्चा है, और सर्व समाज की भागीदारी से ही हम इसको आगे लेके जाएंगे।
मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने 2 इस पे मुद्दे रखे हैं। एक कि एजुकेशन में जो अभी चल रहा है पूरे देश में, एजुकेशन में सुधार, और दूसरा रोजगार। तो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी 2 मेजर फैक्टर इन दिस हमारे इस आंदोलन में। हमारे जो मूल जो डीएनटी की मांग है उनको कभी छोड़ेंगे नहीं, और उसके साथ साथ ये 2-3 डिमांड और जोड़ेंगे ताकि हम राजस्थान में एक अल्टरनेटिव व्यवस्था क्रिएट कर सकें। इस बार साझा मोर्चा के तहत वोट की चोट पे जो लगातार आप आंदोलन करने वाले हैं, तो समाज को या फिर साझा मोर्चा के जो लोग हैं उनको किस प्रकार से अपील करेंगे, और ये इस आंदोलन को क्या रूपरेखा में उनकी भागीदारी रहेगी? हाँ, मैं यही अपील करूँगा कि जो भी इस चुनाव में भाग लेना चाहता है, उम्मीदवार होना चाहता है, वो हमारे जो जिला अध्यक्ष से संपर्क करें, डीएनटी के जो भी समिति बनाई जाएगी उससे संपर्क करें, ओबीसी समिति से संपर्क करें ताकि वो हम तक पहुंच सकें। नंबर 2, हर तहसील में इस बार हम लोग एक आंदोलन करने वाले हैं, और उस तहसील के जो भी उम्मीदवार वहाँ खड़े होने वाले हैं उनको भी हम लोग कहेंगे कि वो वहाँ पर आएँ, अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करें, लोगों को बताएं कि उनके विचार क्या है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और कैसे अल्टरनेटिव व्यवस्था में वो भाग लेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक से इनवाइट करेंगे ताकि अच्छे लोग आ सकें और अच्छे लोगों को हम सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में लालजी रायका, और कल की रणनीति कॉन्फ्रेंस के बाद में खूब सारे लोगों के खूब सारे सवाल थे। मेरे मन में भी सवाल थे, आपके मन में भी ये शायद सवाल रहे होंगे जो मैंने पूछे। लालजी ने अपनी बात रखी, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो कमेंट में लिख सकते हैं। और भी कोई आपके सवाल है तो वो भी आप कमेंट करें, अगली बार हम मिलेंगे जब लालजी से आपके सवालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू करण।